अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ ऑनलाइन गुफ्तगू से। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इस नाचीज़ को याद किया है और मैं भी बाखुदा आपके प्रोग्राम में बड़ी खुशी के साथ शमूलियत इख्तियार करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे 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 दिल की बात करते हैं। मियाँ साहब, मैंने आपको याद किया नहीं, आप सुबह सुबह बेख्तियार मुझे याद आ गया। सुबह उठे, नाश्ते के लिए गैस नहीं थी, उसके बाद नहाने के लिए गर्म पानी नहीं था, उसके बाद बिजली नहीं थी, फिर गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो बटवा खाली हो गया। तो आप बेख्तियार याद आ गए मुझे। नहीं नहीं जुनैद साहब, ये जो आप चीजें बता रहे हैं ये तो नियाजी साहब के दौर में भी नहीं थी। अच्छा, आप उस वक्त भी उनको इन्हीं चीजों की वजह से याद करते थे। देखिए, हमें तो बदतरीन हालात में मुल्क मिला है, तो क्यों लिया था सर? भाई हम देखें, अगर हमने 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 अपनी सियासत दांव पे लगाई है, हमने अवाम को बचाने के लिए, गरीब को आसाइशें मुहैया करने के लिए ये रिस्क लिया है। हम अगर कदम ना बढ़ाते तो मेरे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, ये मुल्क आज नहीं बचना था। ये हमने आगे बढ़ के दिलेरी की है और गरीब का एहसास किया है। तो मियाँ साहब, गरीब को तो आपने काफी आसाइशें मुहैया कर दी हैं। गरीब तो सारे जो है वो आसाइशी हुए पड़े हैं नाक नाक तक। तो अब बस करें फिर। देखिए, इंशाल्लाह जुनैद साहब, हम लगे हुए हैं। जितना बेड़ा गर्क किया है नियाजी साहब ने इस मुल्क का, उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए टाइम। देखिए, टाइम अगर होगा तो इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूं, अच्छे दिन आ चुके हैं। ये धुंध की वजह से आपको नजर नहीं आ रहे। इंशाल्लाह ये महीने डेढ़ में जब धुंध खत्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा ये सारा मंजर, तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कि ये तो अच्छे दिन सामने खड़े हैं, हमें धुंध की वजह से नजर नहीं आ रहे थे। वैसे कराची में तो कोई भी धुंध नहीं है, वहां भी अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। देखे अच्छे दिन, मैं वफाक में बैठा हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह अच्छे दिन वफाक से ट्रेवल करके कराची तक पहुंचेंगे। ये बीच में चूंकि धुंध है, इसलिए हम ट्रेवल नहीं कर रहे अभी। अच्छा मियाँ साहब, आपने फरमाया था कि मैं अपने कपड़े बेच के अवाम को आटा और गंदम मुहैया करूंगा। तो कोई बेचे है? कोई एक आध सूट बेचा है आपने कोई अपना? काफी कपड़े बेचे हैं जुनैद साहब। अच्छा। ये 3-4 सूट रखे हैं और ये रखने पड़ने थे। अब मैं वजीर आजम हूँ, मलांग तो नहीं ना। कपड़े तो जाहिर है मैंने पहन के ही फिरना है। नहीं, लेकिन आपने सूट भी बेच दिए, लेकिन आटा जो है वो तो आसमान की तरफ जाता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। वो जुनैद साहब, महंगाई इतनी कर गए हैं ये नियाजी साहब। अच्छा। सारे सूट बेचे हैं, सिर्फ 2 प्लास्टिक के टप और 3 डोंगे मिले हैं। तो ये जो महंगाई है, ये जो किया धरा आपको नजर आ रहा है सारा, ये सब न्याजी हुकूमत का फैलाया हुआ है। अच्छा, दूसरा वादा आपने ये किया था मियाँ साहब कि मैं सारी रात जागूंगा और अवाम को सस्ता आटा दूंगा। तो आप तो जाग नहीं रहे, अवाम बेचारी जाग रही है सारी रात। देखिए, मैं भी अल्लाह के फजल से जाग रहा हूँ। क्या करते रहते हैं जाग के? आटा ढूंढ रहा होता हूँ। आटा ढूंढ रहा होता हूँ गरीब को देने के लिए। ये सब सूट बेच रहे हैं आप? कोई लीलन का सूट है कोई? लीलंदा सूट को पा के तुसी को फटे दे नचना है। आपका क्या ताल्लुक है लीलन के सूट से? मुझे आप माशाल्लाह मर्द आदमी हैं गौरी साहब। जी। आपको तो मैं देखता रहता हूँ। अच्छा। आप तो मेरी तरह सूटेड बूटेड बैठते हैं और थैंक यू सर। आप हैट भी इस्तेमाल करते हैं, हैट भी। जी। इसलिए आप मैं समझता हूँ कि आप शहबाज शरीफ को फॉलो कर रहे होते हैं। जी, मैं आपका फैन हूँ, इसलिए मैं फेल्ट पहनता हूँ। अच्छा मियाँ साहब, दूसरी बात ये फरमाएं कि 2 दिन पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मरियम साहबा को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया है, नायब सदर भी बना दिया है,
सारे इख्तियारात भी दे दिए हैं, तो आपको कदरे साइड लाइन पे कर दिया और सुनने में ये आ रहा है कि अगली सदर वो होंगी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜ ਪਾਂਗਾ। मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हर हुक्म, नवाज शरीफ साहब का हर हुक्म, हर फैसला कबूल करूंगा। जुनैद साहब देखे पीछे आप जरा गौर करें, 3.5 पौने 4 साल न्याजी साहब के दौर में उनका हर बंदा कहता रहा है कि ये आपस में लड़ पड़े हैं, ये आपस में लड़ पड़े हैं, ये आपस में लड़ पड़े हैं, मगर अल्लाह के फजल से हम एक दूसरे से 1 इंच भी दूर नहीं हुए। और मैं यहाँ ये भी वाजे करना चाहता हूँ कि मैं चूंकि इस वक्त नून लीग का सदर हूँ और ये मरियम नवाज साहिबा के जो ऑर्डर हैं ये मैंने अपने कलम से जारी किए। फैसला मेरे लीडर हमारे रहबर मियां नवाज शरीफ साहब का है, मगर जुनैद साहब मैंने खुद अपनी कलम से ये ऑर्डर जारी किए। ये देखिए ये देख, वाह जबरदस्त। ये मैं ऑर्डर जारी कर रहा हूँ, कोई पियानो नहीं बजा रहा। वाह रे। मैं आपको जुनैद साहब ये अर्ज करूँ, मैं ये जो मियाँ साहब ने फैसले किए हैं मैं इनको दिलो जान से कबूल करता हूँ। मैं मियाँ साहब का सिखाया हुआ उनका कारकुन हूँ और मियाँ साहब ने मुझ पे भी बड़ी मेहनत की हुई है। उसी तरह उन्होंने मरियम साहिबा को भी बड़ा मोटिवेट किया है। मुझे जिस तरह उन्होंने सिखाया है जुनैद साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन से उन्होंने मेरी ट्रेनिंग शुरू की। मैं छोटी सी गलती करता था तो मुझे याद है एक दिन मियाँ साहब ने मेरा कान इतनी जोर से मरोड़ा कि मेरी उलटबाजी लग गई। उस वक्त सबने कहा कि ये जुल्म किया है छोटे भाई पे, मगर मैंने उस वक्त भी कहा कि नहीं, ये उलटबाजी मेरे काम आएगी। और वही उलटबाजी देखें आप, वही उलटबाजी मैंने आके फिर इमरान खान की लगवाई है। ये भुट्टो। ये जुनैद साहब वो उलटबाजी थी जो बचपन में नवाज शरीफ साहब ने मुझे सिखाई थी। मैं इसलिए ये वाजे कर दूं कि मैंने अवाम की खिदमत और सियासत नवाज शरीफ साहब से सीखी है। अच्छा मियाँ साहब, जब आप बड़े मियाँ साहब से सियासत सीखने जाते थे तो घरों काम वाले कपड़े पा के जाते सो? जुल्फी बेटे, आपका बड़ा चूहे पलास जैसा मुंह है। ये जो सियासत होती है ये गाड़ी के नीचे घुस के नहीं सीखनी होती। वो गाड़ी के नीचे घुसने के लिए काम वाले कपड़े पाने पहनते हैं। मियाँ साहब अल्लाह का वास्ता है कुछ करें, पिछले 1 महीने में मुल्क के बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए हैं। वाकई मियाँ साहब, मैं पिछले दिनों फैसलाबाद गया था तो बहुत सारी मिलें बंद हो गई हैं। ये तेरी वजह तो क्यों ना बंद की थी सर। मिल का दरवाजा खुला होवे तो अंदर वड़ के कोई लोहे की चीज चुक के नस जाए। नहीं मियाँ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पिछले दिनों दोपहर का खाना खाने के लिए उज़मा टेक्सटाइल मिल में गया था, वो बंद पड़ी हुई थी। टेक्सटाइल मिल गया था मियां। क्या फजूल बात कर रहे हो? उस्मा टेक्सटाइल मिल रोटी खान चला गया से उथे की काटन दे कोफ्ते बनते ने या उथे शनील दे कोआब लगते ने उथे। मियां साहब जब ये टेक्सटाइल मिल गया ना, उन्होंने कपास के ढेर पे तरपाल डाल के फौरी तौर पे मिल बंद कर दी थी। इसको देख के जुनैद साहब इसने लाजमन फोन करके उनको बताया कि मैं खाना खाने आ रहा हूँ। वो ताले ला के दौड़ गए बेचारे, दौड़ गए। मैं क्या ये जदों आंदा है सारा कुछ खा जाता है ना जो तो। मियाँ साहब मेरे सवाल का तो जवाब दें। मैंने पूछा था कि मुल्क के बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए हैं। उते क्यों नहीं खोल दे? मैं चाबियां चुक के ना आया वहां। खोले देखे ये जो आपको कारखाने मिले फैक्ट्रियां बंद नजर आती हैं, ये न्याजी साहब के दौर में इनको कुंडी लग गई थी। मेरे दौर में तो सिर्फ उन्होंने ताले को ही कड़िच किया है। और ये मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह ये जो मिले कारखाने बंद हुए हैं, ये इंशाल्लाह आपका ये खादम खुलवाएगा। बेशक
तालियों में थोड़ा थोड़ा तेल डालना पड़े इंशाल्लाह। मियाँ साहब कारखाने तो बड़ी चीजें हैं, गरीब के घर गैस नहीं आ रही, भूखे मर गए हैं, चूल्हे ठंडे हो गए हैं। वो तू क्यों भुखा मर गया? तेरी खुराक ते तीली ते भी पक सकती है। मियाँ साहब जुल्फी मेरी खुराक की गल कर रहे हैं। क्योंकि तेरी खुराक पकाने वास्ते ते कतर वाले भी गैस पूरी नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आप महीने का 4-5 हज़ार रुपया बआसानी बचा सकते हैं। हर घर में इतनी जगह होती है, देखिए गमलों में आप सब्जियां लगाएं। अच्छा जी, जब भी महंगाई की एक वेव आती है और ख़ास तौर पे सब्जियों के हवाले से, तो हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी सब्जी पे मीम्स बन रही होती हैं, मीडिया मजाक उड़ा रहा होता है, गरीब आदमी कुरला रहा होता है और चीख रहा होता है बेचारा कि ये फ़लाँ सब्ज़ी आजकल आसमानों से बातें कर रही है। लेकिन हमने कभी ना, सच्ची बात यह है कि इस सारे मसले को समझने की कोशिश नहीं की कि ये क्यों ऐसा होता है कि सब्जियों की कीमतें जो हैं या इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन का शिकार क्यों हो जाती हैं। कभी वही आलू जो है वो मवेशियों को डाला जा रहा होता है और कभी वही आलू जो है वो इतना महंगा और कीमती और बेशकीमत हो जाता है कि ख़वातीन से ये कहा जा सकता है कि आप उनके बुंदे बना के डाल लें। लेकिन कभी हमने देखा नहीं है कि ऐसा होता क्यों है, इसमें हमारा कसूर क्या है। हम कई मरतबा भाईजान इस बात का जिक्र कर चुके हैं। अभी आज भी कितने अफसोस और शर्म की बात है कि एक ज़रई मुल्क है, हम कितना फ़ख्र कितना प्राइड लेते हैं कि ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क है, और सब्जियों की कमी का शिकार है हमारा मुल्क। सब्जियां और इस वक्त जो चिकन का रेट है कमोबेश 19-20 के फ़र्क के साथ बराबर ही है, ठीक है ना जी। और कोई एक सब्जी बता दो जो आज आप लेने जाओ तो वो 100-150 रुपए केजी से कम मिल रही होगी। टमाटर मेरा ख्याल 150 रुपए क्रॉस कर गए, ठीक है। अब जब हम इन बातों का जिक्र करते हैं तो साथ ही हम अपने शो में भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि एक तो हम सब्जियां खाते इतनी कम है इसलिए कि महंगी बहुत है। एक वक्त था कि गांव में आपको सब्जी की दुकान देखने को नहीं मिलती थी जी। गांव में कोई सब्जी की दुकान नहीं होती। आज आके पट लिया उधरों और भला चोरी दे पिंड तो, और वो कोई माइंड भी नहीं करते, सारी सब्जियां अवेलेबल होती थी, ठीक है। अब आपको कमोबेश हर गांव में, बड़े गांव में, देहात में आपको सब्जियों की दुकानें नजर आएंगी। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि वहां पे जो सब्जी होती है वो कहीं और से ला के बेची जा रही होती है। अब मसला यह है कि हम इसका कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जो सब्जियां होती हैं ये आम तौर पे ये इनकी जो वायबिलिटी होती है ना, शहर के साथ साथ जो है काश्त की जाती है, इसीलिए इनके पानी पे भी अक्सर हम बात करते हैं कि इनको जो पानी दिया जाता है वो गंदा पानी दिया जाता है, क्योंकि शहर के करीब जो है जो भी फजला होता है पानी का वो दिया जाता है कारखानों का, और गंदा पानी दे दिया जाता है। अच्छा, शहर के नज़दीक किस लिए काश्त की जाती हैं? इसलिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बच सके, ठीक है ना, किराया बच सके। और जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं इसलिए अब और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि बड़े शहरों के इर्द गिर्द जो है वो सब्जियां का, अब लाहौर में जो आप को सब्ज़ी मिलती है मेरा ख्याल इसमें से कोई 70-80% जो सब्ज़ी है वो साहिवाल, उकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा इस साइड से आती है जी। अच्छा, अब हम कई बार एक सोल्यूशन इसका दे चुके हैं। ज़रा मैं अपने व्यूअर्स से भी हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा कि वो ज़रा बताएं मुझे कि कितने लोगों ने इस पे अमल किया है कि इसका आसान तरीन हल एक आम गरीब आदमी को सब्ज़ी, और वो खाता कितनी है ये भी बता दूं, एक आम पाकिस्तानी औसतन जो है डेली यौमिया 55 ग्राम सब्जी खाता है। इतनी सी सब्जी यौमिया 55 ग्राम सब्जी खाता है, 55 ग्राम। तो क्या खाता, चिकन वगैरह? नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता बेचारा यार, बेचारा रोटी के साथ मिर्चें लगा के खाता है, ठीक है। अब इस मसले का हल क्या है जी? हल सीधा है, वो हल हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और वो है किचन गार्डनिंग। भाई आप अपने घरों में खुदा के लिए सब्जी उगाने का फैसला तो कर लें। आज आप चले, मेरी ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे व्यूअर्स जो हैं मैं उनसे बहुत दर्दमंदाना रिक्वेस्ट करता हूं
कि वो इस गुफ्तगू के बाद सिर्फ ये देख ले कि हम सब के घरों में कितनी कितनी गुंजाइश मौजूद है कि हम वहाँ पे सब्जी काश्त करें। कोई बहाना, कोई जवाब किसी के पास नहीं है। यकीन करो, कहाँ लगाएं? एक अंदाज़ा ये है कि हमारे शहरों में 75% घरों में सब्जियां लगाने की जगह या गुंजाइश मौजूद है और गांव देहात में 100% ये जगह मौजूद है। ठीक है, अब 70-75% सब्जी जो है वो आसानी लगाई जा सकती है। और दूसरा एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट मसला वो ये, इसको समझें कि ये सिर्फ खाने के लिए मैंने सब्जी ही नहीं लगानी, ये एक बेहतरीन मशगला है, बेहतरीन मशगला है। जैसे आप परिंदे पालते हैं उसी तरह आप गार्डनिंग करें, आपके दिन का जो फालतू हिस्सा है बेहतरीन अंदाज में गुजरेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आप कहते हैं कि जी खादों वाली सब्जियां हैं, जहरीला स्प्रे होता है, जब आप घर में सब्जी उगाएंगे तो आप इन सारी चीज़ों से आप यानी बेफिक्र हो जाएंगे। आपको पता है कि मैंने कोई जहरीला स्प्रे नहीं किया हुआ, कोई इसको गंदा पानी नहीं दिया हुआ, ये एक सेहतमंद सब्जी है घर की। मेरे बड़ा फख्र होता है ना, मेरे घर की पैदावार है। ठीक है जी हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काली तोरी की एक बेल पूरी फैमिली के लिए काफी। हाँ, काली तोरी, ऐनक वाली तोरी, कोई भी हो, उसकी आपके घरों में इतनी गुंजाइश मौजूद। लेके जब सीरियस बात करते हो तो कोई सीरियस तो नहीं लेता यार क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं सीरियस? अब तुम कर लो, जब तुमने ऐनक वाली तोरी कह दी है तो उसके बाद अब हमें क्या पता तुम क्या कह रहे हो। अब बड़ी टेस्टी होती है ऐनक नहीं वाली हो तोरी। ऐनक वाली तोरी देखी या तेरी गल सुनी? इसके बाद के ये ना कह दीजिएगा फेल्ट वाली तोरी। फेल्ट वाला बताऊं कहूंगा ना, अगर फेल्ट वाला कहूंगा तो बैंगन कहूंगा। अच्छा, अब सबसे पहला जवाब हमारा है कि हम काम करने के लिए तैयार ही नहीं है और फिर कहते हैं कि सब्जी बड़ी महंगी हो गई। ओ बाबा, आप महीने का 4-5 हज़ार रुपया बआसानी बचा सकते हैं। हर घर में इतनी जगह होती है। देखिए, गमलों में आप सब्जियां लगाएं। आप एक एक दो गमलों में एक सब्जी लगा लें, अगले 2 गमलों में एक सब्जी लगा लें। ठीक है, आपके पास 7 या 8 गमले छत पे रखने के लिए भी नहीं है। अगर आपके पास गमले भी नहीं है तो आप घी के खाली जो कनस्तर है उनमें लगा लें, आप ईंटें रख के लगा लें। यानी कोई ऐसा घर नहीं है। 70-75% एक सर्वे है पाकिस्तान में कि घरों में सब्जी लग सकती है, छतों पे लग सकती है, बाहर जो टेरेस है आपका वहां पे लग सकती है। अच्छा, फिर उसकी देखभाल इंतहाई आसान है, आप कर सकते हैं, खातून खाना उसकी देखभाल कर सकती है। और फिर मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कितने मजे की चीज है कि आप घर में उगी हुई सब्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कोई शक नहीं, कोई फिक्र नहीं है कि इस पर कोई केमिकल का स्प्रे हुआ ना, आपने खुद उगाई हुई है बेहतरीन सब्जी। और फिर सबसे बड़ी बात कि आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा, आप फौरी तौर पे फैसला करेंगे आज की पकाइए। ठीक है, आज की पकाइए, जो लगा है हाँ, यहाँ से एक चीज वहां से आप ले और पका ले। अच्छा, फिर आपके घर में हर वक्त 4 या 5 आज बाजार से खा लेते हैं। नहीं, क्यों बाजार से खा लेते हैं यार, घर में क्यों नहीं पका सकते? ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ 10-13 ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਗਮਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੋਰੀ ਵੀ ਕਮਾਲ वाह 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 कनस्तर च लगे आ, टमाटर भी ते लाल है। वाह जी वाह। ਲਓ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਪੂਰੀ हो गई जी। मेरा एक दोस्त है, उसने सर पुराना बैग नहीं जो फाइबर के होते हैं उसमें भी है ना, उसने बहुत तरीके हैं, कोई आपके पास जवाब नहीं है ना उगाने का। किचन गार्डनिंग घर में शुरू ना करने का आपके पास कोई जवाब नहीं है। हर चीज में आप सब्जियां उगा सकते हैं। अब देखें, सर्दियां हैं, आप बैंगन, टमाटर, करेले, कद्दू, तोरी, ये सब कुछ आज आप काश्त करें और गर्मियों में इसका लुत्फ उठाएं। करेले, और ये सब करेले, हाय करेले तो सब्जियों के बादशाह करेले। हाँ। अच्छा देखिए, हम दूसरे मुल्कों से कंपेयर करके देख लें ना, जब हम ज़राई मुल्क हैं और हमारा ये हाल है कि 70 से 75%, 80% तक शहरी इलाकों में आप आसानी के साथ हर घर में सब्जी उगा सकते हैं। उग कितनी रही है जी हमारे यहाँ किचन गार्डनिंग हो कितनी रही है? कितनी? बमुश्किल 15 से 20%। और लंदन जैसे शहर में, लंदन जैसे शहर में 60 से 70% घरों में किचन गार्डनिंग हो रही है। लंदन जैसे शहर में सब्जियां लग जो रही बड़े हाँ,
वहाँ पे वैसे भी उनके पास लॉन है, हर घर पीछे, के पीछे पीछे लॉन होता है, तो वो उगा लेते हैं सब्जियां। लेकिन बात है तरजीहात हाँ की, जी। बात है आपकी प्रायोरिटीज़ की, कि हमने अपने घर में सब्जी उगानी है, खर्चा भी बचाना है, ये फ़ायदे भी हासिल करने हैं, बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे तो वो भी एक मुश्किल मरहला है। तो सारे टंटे ख़त्म करने हैं, घर बैठे घर की सब्जी खानी है, तो शुरू तो करें अल्लाह का नाम लेके, फैसला तो करें यार। और फिर कि जी बीज कहाँ से मिलेगा? अच्छा, बहुत आसानी के साथ नर्सरी से, मुख्तलिफ जो सीड सेंटर्स हैं वहाँ से आपको ऑनलाइन आपको बीज मिल जाते हैं यार। आप कम से कम छोटे से छोटा पैक भी मंगवाएं ना अगर आप, तो आप 3-4 घर मिल के उसको तकसीम कर सकते हैं। वाह। और फिर अगर आपको बीज कि आप काश्त के मरहले से बचना चाहते हैं तो आप पनीरी ले लें, पनीरी खरीद लें, पूरे मोहल्ले की खरीद लें, बांट लें आपस में, वाह। पैसे पूल कर लें। करने की नीयत तो करें, दुनिया का आसान तरीन काम है, आप एक बड़े खर्चे से बच सकते हैं। हाँ जी, खर्चे के अलावा आपको एक साफ सुथरी ऑर्गेनिक सब्जी मिल जाएगी। सब्जी मिल जाएगी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। डॉलर, पाउंड, यूरो, ये तो पहले भी कोई 2-4 दफा वाकयात सुने हमने, ये पहली बार सुना है कि मोबाइल लुटाए, ये आइडिया कैसे जेब में आया? जुनैद साहब, मोबाइल देख के तो लोग पागल ही हो गए। नाज़रीन, अखबारात में भी पढ़ा होगा, टीवी पे भी आपने देखा होगा, गुज़िश्ता दिनों पंजाब के शहर संबड़ियाल में एक बारात में डॉलर्स, यूरो और मुख्तलिफ गैर मुल्की करेंसी के अलावा नए मोबाइल फ़ोन्स लुटाए गए। और हमारी आज की इस महफिल में मौजूद है दुल्हा और उसके अहले खाना, और साथ बैठा है इसी बारात से फैज़याब होने वाला, यानी इस बारात में लुटाया जाने वाला सामान लूटने वाला नौजवान। जी वो जी निरा नौजवान नहीं, खानदानी बरातें लूटने वाले हैं हम। अच्छा, जबरदस्त, ये पहली बार सुना है। जुनैद साहब, दुनिया खुश हो गई है यार, देखो मोबाइल, यूरो, डॉलर लुटा रहे हैं। कोई दुनिया खुश वुश नहीं हुई, करोड़ों गरीबों के दिल टूटे हैं ये मंजर देख के। और जुनैद साहब, दिल उनके टूटते हैं जो जेलस होते हैं। और बंदा कमाता किस लिए? खुशियों के लिए। हमारी तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारा चांद से भाई की शादी हो गई। जुनैद साहब, हर बंदा देख के ना हमारे चांद को पूछता जरूर है, ओ भाई जी ये पहली तारीख का चांद है या दूसरी का? और मैंने कहा ये वो चांद है जिसको देखने के लिए पूरी कमेटी बैठती है। जुनैद साहब, जब छठे लगे हैं ना डॉलरों के, लोग पूरी गली में जानवरों की तरह एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। और ये मंजर देख के आपकी अना को बड़ी तस्कीन मिली होगी कि लोग कीड़े मकोड़ों की तरह आपके सामने मर रहे हैं, बिछे जा रहे हैं। और नहीं जनाब, लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि डॉलर जिसका रेट आसमान को छू रहा है, वो जमीन पे गिर रहा है डॉलर। अच्छा, ये डॉलर, पाउंड, यूरो, ये तो पहले भी कोई 2-4 दफा वाकयात सुने हमने, ये पहली बार सुना है कि मोबाइल लुटाए, ये आइडिया कैसे जेब में आया? जुनैद साहब, मोबाइल देख के तो लोग पागल ही हो गए। मेरा बड़ा नुकसान हुआ जी इस बारात में। क्यों? मैंने लूटे 2 मोबाइल। हाँ, तो मौज हो गई। मौज कहाँ से होगी जी? हाँ, वो बाजार वाले जो मोबाइल वाले, वो इसको खोलने का, ओपन करने का 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। ओ, वो पीटी अप्रूव्ड नहीं होंगे। अच्छा 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 अच्छा, ओ, वो 1.5 लाख मांग रहे हैं जी, और 2 का तो 3 लाख पड़ता है। ओए। और दूल्हा साहब, मोबाइल खिला के दो, मतलब फायदा क्यों हाँ लुटाना? यार, ये बेचारा दूल्हा जो है ये मोबाइल तो नहीं खुलवा सकता, लेकिन जो मोबाइल की सिम की जैकेट खोलते हैं ना पिन मार के, वो ये कर सकता है। और तुमने यूं बेदर्दी से फेंक दिए, हॉलैंड में दिन रात मेहनत करके ये मोबाइल कमाए हैं। तो आपने भी तो लुटाए हैं ना, लोगों में लुटाए थे ना। और मैं तो कहता हूँ, वो इसको कहो एक मोबाइल बेच के दूसरा खुलवा ले। क्या बात है। सेठ के बेटे की शादी हुई है संबड़ेवाल में, 100 साल तक ये बातें याद रखी जाएंगी। बड़े फख्र की बात है। कुदरत से ज्यादा ना बोल बेटा, तेरी बड़ी महंगी शादी हुई है।
पुत्र 4 दिन कटने मिले ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਯੂਰੋ, ਡਾਲਰ, ਪਾਉਂਡ ਸੁੱਟਦੇ। क्या जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਟਾਫੀਆਂ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਡ ਸੁੱਟਣ ਡਏ। इतना खूबसूरत दूल्हा है। मेला मवेशिया में ऐसे दूल्हे की हमेशा ज्यादा दूध देने वाली बकरी फर्स्ट आती है। जेलस। मैंने तुम्हें बेटा कहा था ना, जो काम हमने कर दिया है वो कई महीने तक डिस्कस होता रहेगा। खुदा का नाम ले सेठ साहब, लोग खुश हो रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपकी इस गंदी हरकत को। जुलैस साहब देखो, ये जो दौर है ना, ये दौर है कि डिस्कस हो बेशक, बुरा हो बेशक चंगा हो। वाह रे वाह, क्या कहने अब्बा जी। भाजी इतना पैसा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਓ। अब्बू जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उधर ऐसी ठीक तबीयत। जुलैस साहब वैसे कई दिल की हजरतें दिल में ही रह गई है। मेरा तो दिल करता था कि मोटरसाइकिलों के पीछे छट्टे लगाओ। शाबाश शाबाश, वाकई आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। नहीं, मैं देखो मेरी बात सुनो, जो होती है ना जी खुशी, वो मनाने का अपने तरीका होना चाहिए। बड़ा मेरा दिल करता था जुनैद साहब, मैं जब भी देखता था ना कि यार ये लोग जब पैसों का छट्टा लगता है तो किस तरह उसके पीछे टूट के पड़ते हैं। तो अभी जब मैंने जुनैद साहब ये सुना है ना कि डॉलरों की वजह से सारा पाकिस्तान परेशान हुआ, डॉलर का रेट जहां पहुंच गया है उसने पाकिस्तान में भूख पैदा कर दी है। गरीब आदमी वो पिस रहे हैं, ओ मैं डॉलर नहीं छटेला। वाह वाह वाह। और जुनैद साहब ये तो मेरे भाई के मुकद्दर है कि यूरो और मोबाइल फेंके जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे सोरे ने पान का छट्टा लगाया था तो मेरे वालिद साहब भी लूट रहे थे। सेठ साहब, चंद साल पहले आपके पास मोबाइल में डालने के लिए बैलेंस नहीं होता था। आगे आगे अब जब FBI वाले यही बात पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? बहाने लगाएंगे ना। ले उधर भी एक छट्टा ला रहे हैं। और जनाब हॉलैंड में मेहनत की है, दिन रात एक की है। जुनैद साहब बड़ी मेहनत की है इस मेरे बच्चे ने। इसका जुनैद साहब हॉलैंड में अपना तंदूर है और मशहूर है कि जब ये तंदूर में रोटी लगाने जाता है बाहर सिर्फ इसके पैर नजर आते हैं। तो रोटी उतारने के लिए ऊबर में जाता है अंदर। ਬਾਊਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਜਾਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਖਿਲਾਣ ਦੇ। करेंगे इसका कुछ। यार देखो जुनैद साहब, गुर्बत कितनी है इस मुल्क में, उसने मोबाइल लूट भी ली है मगर उसके किसी काम के नहीं है। इसी बात का आप लोग मजा ले रहे हो, कुछ शर्म करें। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कोई भी फील्ड हो, वो खेल हो, वो आर्ट का मैदान हो, वो एजुकेशन हो, वो साइंस हो, जब आप किसी अपने कौमी हीरो को सराहेंगे नहीं, कभी भी आगे हीरो पैदा नहीं हो सकता। ये हम अक्सर एक बात डिस्कस किया करते हैं कि हम लोग अब सिर्फ बुरा कहना शुरू हो गए हुए हैं। अच्छा कोई किसी को कह नहीं रहा, ना ही को किसी को सराहता है, अब ना ही को किसी को दाद देता है। इवन ये आदत जो है ये स्कूलों में जा चुकी है, कॉलेजों में जा चुकी है। एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा, जी जी, उस सिस्टम में भी अब यही आदत है। बहुत कम ऐसे असातिज़ा मिलते हैं जो लायक बच्चे को, या कोई बच्चा मेहनत कर रहा है या अच्छा लिख के लाया है, होमवर्क करके आया है, या उसने को अच्छा क्वेश्चन किया है तो उसे दाद दे, अप्रिशिएट करें। वरना दाद दे दे कई पुराने जो असातिज़ा थे वो बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना देते। भाई तुम्हारे में तो सलाहियत है डॉक्टर बनने की। वाह। नर्सरी के बच्चों को कहना शुरू हो जाते थे
और वो बन जाता था, उसके जहन में बिठा देते थे और वो समझना शुरू हो जाता था कि मैं डॉक्टर हूं, मैंने बन जाना है। जी हाँ। ये भी अक्सर हम कहते हैं अपने शो में कि हीरोज को जब तक सराहा ना जाए हीरोज पैदा नहीं होते। कोई भी फील्ड हो, वो खेल हो, वो आर्ट का मैदान हो, वो एजुकेशन हो, वो साइंस हो, जब आप किसी अपने कौमी हीरो को सराहेंगे नहीं, कभी भी आगे हीरो पैदा नहीं हो सकते। सही। ज्यादातर लोगों को ये बद आदत पड़ती जा रही है हम लोगों को कि हम बकायदा सड़ना शुरू हो जाते हैं, जेलस होना शुरू हो जाते हैं किसी अच्छे को देख के, हाँ जी। बजाय उसे दाद देने के या सराहने के। हैरान कुन रिजल्ट हैं, हैरान कुन। अभी पिछले दिनों हमने वो फिरदौस जमाल साहब के हवाले से यहाँ पे अपील की कि उनको कैंसर हो गया है, और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान टेलीविजन का नंबर 1 आदमी। जी बिल्कुल। जी हाँ। 55 साल उन्होंने यहाँ पाकिस्तान की खिदमत की है, बिल्कुल। और टेलीविजन के वो ड्रामे, वो परफॉर्मेंसेस हमें दी हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में अकेडमियों में पढ़ाई गई हाँ हैं। वो बाकायदा हवाला बने हैं, उनकी परफॉर्मेंस हवाला बनी है बच्चों को सिखाने के लिए। उस शख्स की बात की है कैंसर के हवाले से, और वजीर आजम की मेहरबानी, उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लेके उनका बंदोबस्त किया है। उनको ये अब आर्टिस्ट वेलफेयर फंड में से उनको फंड दिया है और बड़ा अच्छा दिया है, जो उनका हक है। हाँ जी। देखे ना, मैं ये जानता हूं चूंकि हम तो अक्सर उनके पास बैठे हैं, वो बताते हैं कि 58 में मैंने एक ड्रामा किया था जिसका मुझे मुआवजा जो मिला था वो 10 रुपए का चेक था। मैं समझता हूं कि फिरदौस जमाल का वो 10 रुपए का चेक आज के 10 मिलियन के बराबर है। वाह। ये जो 10 मिलियन पीएम ने उनको दिया है, ये उनके पहले ड्रामे का मुआवजा है। अजीजी, ये जो फिरदौस जमाल साहब को चेक मिला 10 रुपए का, ये रेडियो का या टीवी का था? रेडियो का जी, टेलीविजन तो आया ही 64 में है ना। अब उसका रिजल्ट क्या निकला है? जी हाँ। रिजल्ट ये निकला है कि बजाय गवर्नमेंट को सराहने के, उनको सराहने के, उनको दाद देने के, उनकी बीमार पुरसी करने के, उनको हौसला देने के, कुछ बेहिस और मैं तो कहूंगा कि बेगैरत लोगों ने उनके इंतकाल की खबर चलानी शुरू कर दी। हाय हाय। इसके साथ लाखों लोगों ने फिरदौस जमाल साहब के साथ मोहब्बत का भी इजहार किया है, तशवीश का भी इजहार किया है, उनको दुआएं भी दी हैं उनकी सेहत के लिए, बाकायदा दुआ गो भी हुए हैं। मगर जाहिर है चंद ऐसे लोग होते हैं शरपसंद, जिनको किसी की खुशी या गमी में शरीक होना आता ही नहीं। पिछले दिनों यार आपकी सियासी लड़ाई अपनी जगह पे है, आप एक दूसरे को जो मर्जी कहें, ना ही आपने किसी के कहने पे बाज आना है। मौलाना फजलुर रहमान के इंतकाल की खबर जी बिल्कुल फेंकी हुई थी, जिसका जो जी चाहता है कर रहा है। मेरा मतलब है कि ये क्या बात हुई यार, ये आप वो फिरदौस जमाल हैं, उन्होंने 55 साल आपको सर्विसेज दी हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे नजरों से खबर गुजरी है, क्रिकेटर जो हैं सरफराज अहमद हमारे, जी जी। उन्होंने एक बॉडी बिल्डर हैं रमीज इब्राहिम, उनके लिए आवाज बुलंद की है कि वो शख्स जो है रमीज इब्राहिम जी। थाईलैंड जाके अपने खर्चे पे, और खर्चा भी इस तरह किया कि किसी से कर्ज लेके वो बेचारा गया, वहां जाके उन्होंने किसी मुकाबलों में हिस्सा लिया और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें उन्होंने भारत को भी शिकस्त दी है। वाह। और वो बंदा जो है रमीज इब्राहिम, जो हमारा स्पोर्ट्समैन है, बॉडी बिल्डर, जी जी। वो बेचारे को किसी ने मुंह ही नहीं लगाया, ना किसी हुकूमत ने, ना किसी सूबाई, ना किसी विभाग, उसका पता ही नहीं है, ना किसी ने उसको पूछा है, ना सराहा है। वो बेचारा, वो सरफराज साहब ने ये लिखा हुआ है कि भाई उस बेचारे ने जो कर्जा लेके तो जाके मुकाबला किया है, आपने मुल्क का नाम बनाया है, आप सबकी इज्जत बढ़ाई है, और यार उसको उस कर्जा उतारने जो गई कर दो, किसी ने पूछा ही नहीं है। उल्टा लोग मजाक बनाते हैं। मरना सबको भूला हुआ है, हम सबको मौत भूली हुई है, हम दूसरे की मौत की खबर तो चला रहे होते हैं। हमें ये पता नहीं होता कि जिन हाथों के साथ ये मैं टाइप कर रहा हूं, किसी की मौत की झूठी खबर, ये हाथ भी चलने बंद हो जाने हैं, ये भी कीड़ों के मुंह में जाने हैं, ये भी कब्र में चले जाने हैं,
ये भी नहलाने वाला जो है ना जी, मुर्दे नहलाने वाला, वो कहेगा पाजी हथा भी पानी पाओ। मेरा मतलब है कि एक दूसरे के साथ यार मोहब्बत करें। हीरोज को इस तरह आप अगर रगे देंगे और इतनी खौफनाक खबरें उनके मुतल्लिक, इंतकाल की खबर चला रहे हैं आप, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक झूठी पोस्ट के साथ अपने व्यूअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप गिर गए हैं नजरों से। आपको बाकायदा लोग बद्दुआएं और गालियां दे रहे होते हैं। कुछ खुदा का खौफ करें और अपने हीरोज के साथ मोहब्बत किया करें। जैसे ये अभी रमीज इब्राहिम के मुतल्लिक सरफराज ने आवाज उठाई है, मैं समझता हूँ कि इसी तरह एक दूसरे के साथ यार मोहब्बत करें। बेशक। नाज़रीन, ये था आज का इस्तेहाल। और आखिर में चलते चलते एक बीवी की वो तारीखी बात जिसने उंगली के इशारे से दूर खड़े शौहर को बुलाया। शौहर भागा हुआ आया, पूछा क्या हुक्म है? बीवी ने कहा कुछ नहीं, बस मैं अपनी उंगली की रेंज चेक कर रही थी। लेकिन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।